नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रचार की कमान संभाल ली है। आज सीएम दुर्ग में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोड शो कर रहे हैं। जेल तिराहा से सीएम का रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान सीएम ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री अब लोगों से अपील कर रहे हैं मतदान करने के लिए। जी बिल्कुल श्रद्धा, 15 साल से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की यहाँ पर शहर सरकार नहीं बन पाई है। लगातार भाजपा का शासन रहा है और अब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, उसके बाद में दुर्ग नगर निगम में यहाँ पर कांग्रेस अपनी सत्ता काबिज करने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी है। आज सीएम रोड शो कर रहे हैं। एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। जगह जगह स्वागत किया जा रहा है और एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि इस बार जो है वो किसी तरह की चूक ना हो और नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता आ पाए। अभी नगर निगम जेल तिराहे से सीएम का रोड शो आरंभ हुआ है, जो विभिन्न सड़कों से होते हुए ये पूरा दुर्ग शहर का भ्रमण करेगा। अधिकांश इसमें वार्ड कवर होंगे और जगह जगह से हम यहाँ पर नुक्कड़ सभाएं भी ले रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वार्ड के विकास के, शहर के विकास के, देश के विकास के लिए कांग्रेस को चुने, कांग्रेस के प्रत्याशी देखना होगा। अब ये वक्त बताएगा, 24 दिसंबर को पता चलेगा कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने जो मेहनत की है और वोट की अपील की है, वो अपील कितनी वोटों में तब्दील हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राय सिंह आ जाओ। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 40 पेज के घोषणा पत्र को पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। संकल्प पत्र में 36 बिंदु रखे गए हैं। पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, कर्मचारी कल्याण, स्मार्ट सिटी, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे अपने संकल्प पत्र में शामिल किए हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के लिए सरकार को पार्टी मजबूर करेगी। आवासहीनों के लिए बैंकों से लोन लेकर आवास उपलब्ध कराने की घोषणा, हर घर में नल लगाने की घोषणा, नगर निगम की सारी सेवाएं मोबाइल के जरिए उपलब्ध कराने का बीजेपी ने दावा किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में गरीब बच्चों के लिए कोचिंग की सुविधा, मजनू स्पॉट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का दावा पार्टी ने किया है। बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से बीजेपी राम जन्मभूमि दर्शन यात्रा का आयोजन करेगी। इसके साथ ही अन्य धर्मों के लिए भी यात्रा आयोजन किया जाएगा। सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। ये संकल्प पत्र 40 पेज का है। इस संकल्प पत्र में महिला, युवा, वृद्धजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, दिव्यांग कल्याण, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण, जल स्रोतों को सहेजना, श्रद्धांजलि योजना, गरीबी उपशमन, स्मार्ट गवर्नेंस, कर्मचारी कल्याण, अग्निशमन सेवा, सार्वजनिक परिवहन सेवा, अधोसंरचना विकास, खेल संस्कृति विकास, संस्कृति और विरासत के विषय को प्रमुखता से दिया गया है। संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता को जो 2 वोट देने का अधिकार था, उसको इस सरकार ने छीना है और इसलिए जनता 1 वोट देकर इस सरकार के ऊपर में चोट करेगी, इस बात का आह्वान हम कर रहे हैं। संकल्प पत्र के माध्यम से जो जनता से सरकार ने वादा खिलाफी की है, उसको न्याय दिलाने का वादा हम कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। शराब दुकानों को बंद करने का वादा किया था। संपत्ति कर को आधा करने का वादा किया था। इन सब वादों को पूरा करने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे। नगरीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास की बात मैं करता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय नगरीय क्षेत्र में लोगों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था, हर घर में नल के माध्यम से लोगों को साफ पीने के पानी की व्यवस्था हो, लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए और उनके जो बेहतर सैनिटेशन की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से काम हो, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बने, अच्छी गार्डन की व्यवस्था हो और उसके साथ ही साथ रोजगार मूलक कामों से भी जो लोगों को जोड़ने के लिए छोटे छोटे दुकान बनाकर, शॉप बनाकर लोगों से जोड़ने का काम किया। ये बहुत असरकारक होगा क्योंकि बीजेपी ने
15 सालों में काम करके दिखाया है, इसलिए जनता को विश्वास है कि बीजेपी जो कहती है उसको कर कर दिखाती है। इस घोषणा पत्र में हमने कहा है कि हम गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराएंगे, हमने कहा है कि उनके घर तक नल का पानी पहुंचाएंगे, हमने कहा है कि हम वेंडर जोन गरीब व्यापारियों के लिए बनाएंगे, हमने कहा है कि गरीब नौजवानों के लिए हम कोचिंग की व्यवस्था करेंगे, चाहे वो परीक्षा के लिए हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो। हमने कहा है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए डे केयर शेल्टर बनाएंगे, जो दिव्यांग हैं उनके लिए हम दुकानें बनाएंगे, जो हमारे धोबी नाई और इस प्रकार के छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको दिव्यांग सेंटरों में उनको दुकानें उनके लिए रिजर्व होंगी, दिव्यांगों के लिए 6% दुकानें रिजर्व होंगी। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहरों के विकास के लिए हमने बात की है और उसको जनता निश्चित रूप से। और देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, एक तरफ तो खुद मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। जी बिल्कुल, और संकल्प पत्र के रूप में एक तरह से बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं कि आखिर नगरीय निकाय की जनता को वो किस तरह की सौगातें आने वाले समय में देने वाली है अगर बीजेपी की शहरी सत्ता आती है तब। हालांकि 15 सालों तक की बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन इस बार भी वही तमाम वादे किए गए हैं जिसमें कई ऐसी ज़रूरतें हैं जो कि केवल बुनियादी ज़रूरतों के रूप में जानी जाएगी। बात यहाँ अगर स्मार्ट सिटी की आती है तो यहाँ पर हाईटेक तरीके से कई चीज़ें करने की बात यहाँ पर किया गया है और दावा भी किया गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन एक प्रमुख बिंदु जो था जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया वो है रामलला के दर्शन की बात। यहाँ पर जिस तरह से हमेशा से बीजेपी पर ये बातें चलती आई है कि राम का नाम जो है वो घोषणा पत्र में ज़रूर शामिल किया जाता है और नगरीय निकाय का घोषणा पत्र भी इससे चूता नहीं रहा। यहाँ पर भी राम और गाय का नाम जो है वो प्रमुख रूप से लिया गया है। जिस तरह से राम जन्मभूमि के दर्शन की योजना लाने की बात यहाँ पर बीजेपी ने कही है और साथ ही साथ जो कांजी हाउस यहाँ पर चल रहे हैं तो गायों के लिए संरक्षण के लिए बेहतर व्यवस्था करने का दावा किया है। और साथ ही साथ हर वर्ग को अगर छूने की बात करें यहाँ पर तो बीजेपी ने ये कोशिश की है कि अपने संकल्प पत्र में हर वर्ग को शामिल कर सके। चलिए, कुल मिलाकर अब संकल्प पत्र जिसके जरिए एक बार फिर से लुभाने की कोशिश तो बीजेपी करेगी और हालांकि अब देखना होगा कि 15 साल बाद भी क्या जनता चुनती है या फिर विधानसभा चुनाव वाला हाल होता है। 24 दिसंबर को ये इस पूरे जो चल रहा है इससे भी पर्दा उठ जाएगा। शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी देने के लिए। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में अभी देरी है। भाजपा ने पहले घोषणा पत्र जारी कर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त ले ली है और बीजेपी ने दावा किया है कि उसने घोषणा पत्र में बात जो कही है वो उसे लागू भी करती है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि पार्टी जल्द अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। पार्टी झूठ पर आधारित राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो वास्तविकता धरातल पर काम करना है उसी को, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो चाहे नगरीय निकाय हो, सभी पे उसी प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती है जो वास्तव में हम धरातल पर करने जाएं। जब सरकारें बनेगी तो करेंगे इस प्रकार की, और वो सत्य भी साबित हुआ है। जो हमने कहा है वो हमने हर स्तर पर किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घोषणा पत्र समिति का निर्माण किया है और उस समिति की पहली बैठक हो चुकी है। द्वितीय बैठक आज कल में संपन्न होना है। उसके बाद नगरीय निकायों की जो मूलभूत आवश्यकता होती है, सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता, इन सब मुद्दों को आधार बनाकर घोषणा पत्र जारी करेगी। और घोषणा पत्र जिसे हम संकल्प पत्र कहते हैं, जिन वादों को हम पूरा करें, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, इनमें उन वादों को आधार बनाकर हम जनता के बीच घोषणा पत्र के। प्रदेश में इस बार नगरीय चुनाव विधानसभा चुनाव से कम नहीं होने वाला है। इस निकाय चुनाव में निर्दलीय और छोटी पार्टियों से जीत कर आने वाले पार्षदों का बोलबाला रहेगा, क्योंकि मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होने जा रहा है। अगर निर्दलीय और अन्य पार्टियों के पार्षद ज्यादा संख्या में चुनाव जीत कर आते हैं तो कांग्रेस बीजेपी के सामने अपना महापौर चुनने की ये बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में उन राजनीतिक दलों के पार्षदों की पूछ परख ज्यादा हो जाएगी जो बाकी राजनीतिक दलों से जीत कर आएंगे। बहुत बड़े मात्रा में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं। ये हमारी छत्तीसगढ़ियों की अपनी पार्टी है, छत्तीसगढ़िया प्रथम के सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की प्रक्रिया अख्तियार की गई है और इसके प्रक्रिया अख्तियार के पीछे करने के पीछे का भाव भी जो कांग्रेस को एक पराजय का भय इस प्रदेश में सता रहा था, उसके चलते जो है ये निर्णय लिया गया है कि
राजनीतिक खरीद फरोख्त जो कांग्रेस की एक परंपरा रही है उसके अनुरूप वे अपना महापौर बनाना चाहते हैं, तो वो इसी तर्ज पर वो काम करेंगे, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। सभी नगर निगम के, नगर पालिका के और नगर पंचायतों में अपने प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव मैदान में, और चुनाव निश्चित रूप से जीत के भी आएंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा उसी तरीके से साफ होगा जैसे विधानसभा चुनाव में हुआ और उसके बाद के 2 विधानसभा के उपचुनाव में हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की हार यहाँ पर तय है। सिर्फ जगदलपुर नगर निगम पर फतह हासिल करने के लिए मंत्री कवासी लखमा ने मोर्चा संभाला है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा सुबह सुबह ही प्रचार करने के लिए निकले। शहर के छत्रपति शिवाजी वार्ड 35 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी सुषमा कश्यप के पक्ष में लखमा ने प्रचार किया। लखमा ने कहा कि 25 दिसंबर से वार्ड के लोगों को पट्टा मिलना शुरू हो जाएगा। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम बघेल के प्रचार दौरान की जमकर तारीफ की। निकाय चुनाव में बागियों पर कांग्रेस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने बगावत कर चुनाव लड़ने वाले 20 कांग्रेसियों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 20 बागियों को पार्टी से बाहर निकाला गया। पार्टी ने सिटिंग पार्षदों पर भी कार्रवाई की। वहीं पार्टी बागियों का समर्थन करने वाली कार्यकर्ताओं पर भी नजर रख रही है। रायपुर में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। यूपी से आए कांग्रेस के मास्टर ट्रेनर बूथ मैनेजमेंट का गुण छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सिखा रहे हैं। दुर्ग नगर निगम पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ दुर्ग के एक होटल में बैठक की। बैठक में विधायक अरुण वोरा, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर सहित जिले में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। निकाय चुनाव जीतने का मंत्र बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रत्याशियों को दिया। गृह मंत्री ने कहा कि पार्टी का ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार निकाय चुनाव में जीत रहे हैं। सरकार कांग्रेस की बनी है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो इस 1 साल में काम किया है, न केवल ग्रामीण अंचल अपितु शहरी अंचल के लिए भी उसका एक ज़बरदस्त असर है और जनता में हमारी सरकार के प्रति विश्वास जागा है। और इसलिए, और जैसा कि मैंने कहा, प्रत्याशी चयन भी बढ़िया हुआ है। इन सब कारणों से कांग्रेस के प्रत्याशी अधिक जीतेंगे। महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर विधानसभा में निकाय एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पास कराया गया है, यानी वह कानून बना चुका है। महाधिवक्ता के जवाब पर कोर्ट ने सुनवाई जारी रखी है। अब जनवरी के पहले सप्ताह में इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मेयर के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और कहा कि नए नियम से पार्षदों की खरीद बिक्री बढ़ेगी। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव में बागी प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय भी कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। सभी प्रत्याशी मतदाताओं तक पहुंच बनाने में साथ ही समर्थन हासिल करने की जोड़तोड़ में जुटे हैं। निर्दलियों के साथ ही छोटी पार्टियों को अभी से बीजेपी और कांग्रेस को साधने में जुट गई हैं। बागियों और निर्दलियों का दावा है कि जीत के बाद उनके बिना किसी भी पार्टी का मेयर और अध्यक्ष नहीं बन सकता। बालोद जिले की डोंडी नगर पंचायत में 2 ऐसे वार्ड हैं जहां पर लोग निकाय चुनाव में भी प्रत्याशी खड़े करते हैं और इन प्रत्याशियों को जिताते भी हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन प्रत्याशियों को अपने पार्षद पद से इस्तीफा दिलवाकर इस निर्वाचन का विरोध भी करते हैं। बालोद जिले के डोंडी नगर पंचायत में आने वाले गांव पुकारी को 2007 में सरकार ने नगर पंचायत में शामिल कर लिया और यहां पर पदस्थ 2 पंचों को पार्षद बना दिया गया, लेकिन इसकी प्रक्रिया ग्रामीणों को समझ में नहीं आई, जिसके चलते पार्षदों ने अपना पहला कार्यकाल तो पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद से आज तक इस गांव के ग्रामीण इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण प्रत्याशी को जिताकर उनसे इस्तीफा दिलवा देते हैं। तब हमने सेकंड फिर चुनाव में हमने किया कि खड़ा होने के बाद अब हमारे पार्षद जो हमारे अपोजिट में डोंडी वाले खड़े होते थे, उसके उपरांत हम लोग भी भर देते थे और भर करके अपना जो इस्तीफा दे देते थे। ग्राम में जो खड़े कराते हैं वो, क्योंकि विकास की गति जो है आगे की ओर नहीं बढ़ पाते और छोटे छोटे किसान काश्तकारी किसान हैं। कृषक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, इससे कृषक वर्ग भी परेशानी है। संपत्ति कर बढ़ा दिया है,
मकान टैक्स बढ़ा दिए हैं, यहाँ वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स बांटे जाते हैं। छोटा छोटा गरीब किसान पटाने में दिक्कत जाते, तो एक वजह से हम स्वतंत्र ग्राम पंचायत के मांग करत हन। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर जहां पिछले 10 वर्षों से शासन प्रशासन के सामने अपना विरोध प्रकट कर अपने अंदाज में इस चुनावी प्रक्रिया का विरोध करते आ रहे हैं, वहीं अब देखना होगा कि प्रशासन इन ग्रामीणों को मना पाने में कितना सफल हो पाता है। यहाँ पे पार्षद खड़े करते हैं, पार्षद को जिताते भी हैं, लेकिन जिताने के बाद वापस उस पार्षद को इस्तीफा देकर उसे वापस करा दिया जाता है, जिसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे जो ग्रामवासी हैं नगर पंचायत में नहीं बल्कि ग्राम पंचायत में रहना चाहते हैं, जिसके पीछे इनकी माने तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो नगर पंचायत में जो टैक्स लगते हैं और जो मूलभूत सुविधाओं के नाम पे जो कर वसूली किया जाता है, जो ग्रामीण उसे अदा नहीं कर सकते और रोजगार की कई समस्या है जो नगर पंचायत पे नहीं मिलती, जिसके चलते लगातार यहाँ पे विरोध जारी है। देखना होगा इस पूरे मामले पे शासन प्रशासन आगे क्या रुख अख्तियार करती है और इनको मना पाने में कितना कामयाब हो पाती है। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। और वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। माफिया, जो माफिया किस्म का क्राइम है, इसको मध्य प्रदेश से मुक्त कराना चाहते हैं। शुद्ध का एक युद्ध चालू करें, ये ने शुरू किया है, ये आगे बढ़ रहा है। हमारे स्वतंत्र की संघर्ष में क्या योगदान है, और ये पाठ पढ़ा रहे हैं कांग्रेस को राष्ट्रवाद का। से एमएसपी पर धान की खरीदी जारी है। राज्य सरकार अपने लक्ष्य के मुताबिक धान की खरीदी कर रही है। धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार आज भी केंद्र के खिलाफ गुस्से में है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा किया था, मगर केंद्र के निर्देश के आगे बेबस राज्य सरकार अंतर की राशि देने के लिए अब रणनीति तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब केंद्र सरकार 2 सालों तक नियमों को शिथिल कर सकती है तो आगे क्यों नहीं। बट जो आप जो कह रहे हैं कि 2500 रुपया धान का, जो आप जिस चीज को सफलताएं करें, वो तो केंद्र सरकार के साथ लड़ाई में फंस गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने रुकावट डाली, यदि आप बोनस देंगे तो हम आपके चावल नहीं खरीदेंगे। लेकिन हम लोग पत्राचार करते रहे, वहाँ के मंत्रियों से मिले, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की, उनको भी पत्र भेजा, लेकिन वो अपने बात पे अड़े रहे। यदि बोनस देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। तो क्या ये सैद्धांतिक मामला है कि राजनीतिक मामला है? देखिए, के हिसाब से है कि शुद्ध रूप से राजनीतिक है। वैसे ये आदेश तो तुगलकी आदेश है, कोई लोकसभा में पारित हुआ नहीं है। एक विभाग की तरफ आदेश निकला जून 2014 में कि जो राज्य बोनस देगा उसके चावल नहीं खरीदेंगे। उसके बाद भी तो बोनस दिया छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 2 साल उन्होंने छूट दी। वो जो शर्तें हैं उसमें शिथिल किया, तभी तो 2017 में या 2018 में हम बोनस दे पाए। चाहे वो पिछली सरकार, रमन सिंह की सरकार ने भी दिया और हमारी सरकार ने भी दिया। तो जब 2 साल शिथिल कर सकते तो 3 साल भी शिथिल करिए। उस बात को भी तैयार नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।